इतिहास में तुमको सातवाहन वंश तक पढ़ा दिया था। सातवाहन में पढ़ाया था कि सामंतवाद भी सातवाहन वंश ने शुरू करा था सामंतवाद, यानी अब गुप्तकांश में गुप्त काल में जो था गुप्त वंश में जो सबसे चरम को पहुँच गया था अपने। और जो भूदान भी सातवाहन वंश ने शुरू करा था। अब भैया मौर्य काल से पूर्व जो आक्रमण बताए थे मैंने, वे बताए थे तुम्हारा हकमंदी सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर। और मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश के बाद भाई जो आक्रमण हुए थे उसमें धीरे धीरे ये सब आक्रमण होते रहे थे। इनमें इंडो ग्रीक आ गए थे। कौन कौन से आ गए थे? IGSPK, ये ISPK रख दो, क्या रख दो? ISPK। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे सबसे शुरू में? इंडो ग्रीक के। किसके बारे में? इंडो ग्रीक। ये इंडो ग्रीक भी इन वंशों के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उत्तर भारत में बस गए थे। यहाँ पर क्या हो गए थे? उत्तर भारत में बस गए थे। देखो इंडो ग्रीक कौन थे? डेमेट्रियस, मिनांडर। डेमेट्रियस और मिनांडर का नाम बताया था उसने मैंने। जब शुंग वंश चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग ने, जब डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने अपने लड़के अग्निमित्र को, किसा अग्निमित्र को भेजा था लड़ने के लिए। तो अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को और मिनांडर को क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्या कर दिया था? किसने हरा दिया था? अग्निमित्र ने। और हराने के बाद वो बीच में अग्निमित्र रुक गया था और उसको किससे प्यार हो गया था? मालविका में। मालविका से क्या हो गया था? प्यार। एक लड़की थी, उससे क्या हो गया? किसको हो गया? इसको कालिदास ने उसके ऊपर कौन सी किताब लिखी थी? मालविका मित्र। ये उस टाइम की कहानी है, समझ गए? तो यानी कि वे जो आए थे तो वो ग्रीक्स आए थे। कौन आए थे? मिनांडर और डेमेट्रियस कहाँ से आए थे? ग्रीस से आए थे ये। तो ये आकर मतलब ये भाई इन्होंने आक्रमण करा। कुछ तो ये गए और कुछ यहीं बस गए। कुछ तो गए और कुछ यहीं बस गए। जो यहाँ बसे हुए आदमी थे उन्हें क्या कहा जा? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक में सबसे बड़ा आक्रमण किसका था? डेमेट्रियस। दूसरा मिनांडर का। तो मिनांडर जब रास्ते में वापस लौट रहा था तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी थी। उन्होंने वो कहाँ की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की। इसी में तीसरा जो आया था वो हेलियोडोटस आया था। कौन आया था? हेलियोडोटस। तो हेलियोडोटस जो था वो यहाँ आक्रमण करने नहीं आया था। वो किस धर्म की शिक्षा लेना आया था? बौद्ध धर्म की। लेकिन ही पकड़ कर कहाँ की शिक्षा देती थी? भागवत धर्म की। कहाँ की शिक्षा देती थी? सब भागवत धर्म की। तो उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया था। और उसके बाद उन्होंने गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया था। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने लिखवाया था? हेलियोडोटस ने। समझ गए? तो पहले पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक क्या को पढ़ेंगे? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक में कौन था? डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। इंडो ग्रीक में कौन था? डेमेट्रियस। दूसरा कौन था? मिनांडर। कौन था? मिनांडर। तो यानी कि इंडो ग्रीक ने कितने चरणों में आक्रमण करा? 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में आक्रमण करा। ये तो सिर्फ आक्रमण के उद्देश्य से आए थे। कहाँ के उद्देश्य से आए थे? आक्रमण के। और हार किससे गए थे दोनों? अग्निमित्र से। किस हारे थे? अग्निमित्र से। ये दोनों किसने हरा दिया था इन्हें? अग्निमित्र। अग्निमित्र किस वंश का था? शुंग वंश का। किस वंश का था? शुंग वंश का। लेकिन मिनांडर ने कहाँ की शिक्षा ले ली थी इनमें से? बौद्ध धर्म की। इसे कहाँ की शिक्षा जाते हो? कहाँ की शिक्षा ली थी इन्होंने? बौद्ध धर्म की। लेकिन तीसरा जो आया था कौन था? तीसरा आया था हेलियोडोटस। कौन आया था? हेलियोडोटस। जो भाई हेलियोडोटस था यो आक्रमण करना नहीं आया था। यो आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन जो शिक्षा कहाँ की दे दी गई थी? भागवत धर्म की। किसकी शिक्षा देती थी? भागवत धर्म की। और ये राजदूत था। ये क्या था? राजदूत। क्या था हेलियोडोटस? राजदूत। हेलियोडोटस एक राजदूत था। राजदूत कहाँ का था? यवन। यवन को क्या कह रहा है? ग्रीस में कहाँ? यवन कहाँ आया? ग्रीस में और यवन आ रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा गया? इंडो, क्योंकि ये इंडिया में बस गए। यानी इसके साथ अकेला थोड़ी आया होगा भाई। कोई सेनापति आवेगा आक्रमण करना होगा, या कोई राजा आक्रमण करना होगा, उसकी सेना भी आवेगी, बहुत सारे कुछ आवेंगे और किस हिसाब से भी आवेंगे। उनके साथ जनता जो सैनिक यहाँ रुक गए और जिन्हें अच्छा लगा वहीं रुक गए। तो इंडिया में रुक गए तो क्या बना? इंडो। और ग्रीस से आए थे तो क्या हो गया? ग्रीक।
तो यहाँ आने वाले इनमें से ये वापस नहीं गए और यही बस गए, तो इनका नाम क्या पड़ गया? इंडो ग्रीक। हेलियोडोटस जो था राजदूत था, कहाँ का राजदूत था? यवन का। यवन का राजदूत था, शिक्षा कहाँ के लिए आया था? बौद्ध धर्म की। लेकिन शिक्षा कहाँ की मिल गई? भागवत धर्म की। अब मिली क्या है? धोखे में इन्होंने कहा हाँ हाँ बौद्ध धर्म ही है यो, आज शिक्षा कहाँ की दी? भागवत धर्म की। इतना शिक्षा पूरी हुई, सब पता चला ये भागवत धर्म की शिक्षा ले ली मैंने, लेकिन जब चीज़ शुरू में पसंद आ जाओ छोड़ नहीं जाती, तो इन्होंने भागवत धर्म अपना लिया। और अभिलेख कौन सा लिखवाया? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा अभिलेख लिखवा दिया? गरुड़ ध्वज अभिलेख। और भाई एक बताइयो किस राजा ने भेजा था इसे? आंत्याल राजा ने। यवन का राजा कौन था? आंत्याल ने भेजा था इसे बौद्ध धर्म को जानने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। किसने भेजा था? आंत्याल। यवन का राजा कौन था? आंत्याल। गरुड़ ध्वज किसने लिखवाया था खुशबू को भागवत धर्म से? हेलियोडोटस ने। गरुड़ ध्वज किसने लिखवाया था? हेलियोडोटस ने। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख। भाई अभी हम कहे के बारे में पता करना, इंडो ग्रीक के बारे में पता कर रहे हैं हम। तो इंडो ग्रीक के बारे में कोई इतनी ज़्यादा खास जानकारी तो है नहीं, जो मेन मतलब जो फेमस हो उनकी तो ज़्यादा जानकारी रखनी पड़ती है हम। बस इंडो ग्रीक के बारे में सबसे यवन प्रिय कहा जाता है एक चीज़। किस वस्तु को इंडो ग्रीक यवन प्रिय कौन सी वस्तु होता? काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता। तो यवन जो थे वे सबसे ज़्यादा किस मसाले को प्रिय मानते थे? काली मिर्च। तो काली मिर्च को क्या कहा जाए? यवन प्रिय। लेकिन जो भाई अंग्रेज आए थे, अमेरिकन अंग्रेज हैं, ये किसे मानते? लाल मिर्च को प्रिय। तो अंग्रेजों की प्रिय कौन सी मिर्च है? लाल। लेकिन यवन प्रिय किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। अगर प्रश्न आ गया यवन प्रिय क्या है, तो काली मिर्च। भाई इनसे हमें क्या क्या चीज़ मिली वो भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ज्योतिष का ज्ञान दिया था, किसका ज्ञान? ज्योतिष विद्या का ज्ञान। तो सबसे पहला ज्ञान ज्योतिष विद्या को बोल रहा था यवन। खगोल यानी कि खगोल जो ग्रह वगैरह घूमते, इनकी सबसे जानकारी किसके पास थी? यवनों के। तो यानी कि इनके आने से, इनके यहाँ रहने से इन चीज़ों का ज्ञान था। तो हमें किस किस चीज़ का ज्ञान हो गया? ज्योतिष का। इंडिया वालों को क्या का ज्ञान हो गया? ज्योतिष का। दूसरा क्या का हो गया? खगोल का। तीसरा क्या का हो गया? गणित में बहुत तेज थे। भाई एक बात बताओ, जो ग्रहों की गणना कर सको, ग्रहों की चाल बता सको, ग्रहों की दूरी बता सको, और ग्रह को ज्योतिष बना सको, तो उसका तो गणित खुद ब खुद तेज हो जाएगा। तो सबसे कहम तेज थे गणित किसकी खोज थी? यवनों की। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या क्या चीज़ आ गई फिर? गणित, ज्योतिष और खगोल। और भैया ये हिंदुकुश पर्वत पड़ता है अफगानिस्तान की तरफ से, इसलिए ना बैक्टीरिया राजा भी कहा जाता है। यहाँ के जो आक्रमण करना आए थे मीनांडर ये इन्हें क्या कहा जाता? बैक्टीरिया राजा। और ये भैया किस वंश के थे? तो यूफ्रेटस वंश के थे। कौन से वंश थे? यूक्रेटाइड्स। यूफ्रेटस उससे मिला हुआ यूक्रेटाइड्स वंश। कौन सा वंश है इनका? आंत्याल का यूक्रेटाइड्स वंश। तो इंडो ग्रीक में कुछ बताने के लिए है नहीं, इतना ही हो, समझ गए। तो इंडो ग्रीक के बाद कौन सा वंश शुरू होगा? शक वंश। कौन सा? भाई शक वंश थोड़ा सा फेमस रहा है। शक क्या रहा है? थोड़ा सा फेमस रहा है। जो हमारा शक वंश था ये भैया मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन से देश आते? ईरान, इराक, अरब और कौन से देश आते? अफगानिस्तान। समझ गए। तो ये मध्य एशिया से आए थे। अब ये क्या काम थे? मध्य एशिया से आए थे, इन्हें समस्त मार को भगा दिया। क्या करा था? मार को भगा दिया। जब मार को भगा दिया, डरपोकते मार को भागने लगे। जब पिट पिटा को वहाँ से भाग रहे थे, तो इन्होंने क्या काम करा? उत्तर भारत की जमीन सिंगवानी शुरू कर दी। जहाँ घुसे जो कोई इन्हों मार को भगा देता, कोई इनका चला जाता, कोई उधर चला जाता, लेकिन पिट पिट को बसते रहे, भागते रहे। तो अगर भारत में किसी से भिड़े तो उन आगे को भगा दिया। तो ये भाई 5 जगहों बढ़ गए भारत में आगे। कितनी जगहों बढ़ गए? 5 जगहों। अब भाई इन्हों मार को किसने भगाया था? शकों को मार को किसने भगाया था? तो भैया जो शक वंश वाले थे ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से कैसे आए थे? इन्होंने पीट पाट को दूसरे कबीले वालों ने भगा दिया। उस टाइम पर कबीले रहे थे। तो कबीले ने कौन सा कबीला था? यूची कबीला। कौन सा कबीला? यूची कबीला। ये वहाँ का मध्य एशिया का बढ़िया कबीला था, दमदार कबीला था। यूची कबीले ने क्या काम करा? इन्होंने मारपीट को भगा दिया। मारपीट को भागे तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में घुस गए। तो कुछ तो घुस गए अफगानिस्तान में, कुछ घुस गए पाकिस्तान में। हंस तो इन्होंने खदेड़ को भगाया तो कहाँ बसे? कुछ भारत में। तो ये 5 जगह बसे थे। कितनी जगह बसे थे? इनकी कितनी शाखा हैं? 5 शाखा। शक वंश की कितनी शाखा हैं? 5। तो शक वंश की हैं 5 शाखा। कितनी?
5 शाखा, 1 2 3 4 और 5 शाखा। जब भाई मध्य एशिया से भागे थे, कहाँ से भागे थे? मध्य एशिया, ये इधर की तरफ से घुसे थे, भारत नहीं इधर की तरफ से, मतलब मध्य एशिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से क्या हो गए थे, घुसने शुरू हो गए थे मध्य एशिया से। तो ये घुसे थे 5 शाखाओं में बढ़ गए थे। पहली शाखा थी कंधार, कौन सी थी? कंधार। कहाँ घुसे पहला? कंधार। दूसरा कहाँ घुसे? तक्षशिला। कहाँ? एक शाखा कहाँ मिलती है इनकी? तक्षशिला। एक शाखा कहाँ मिलती है इनकी? मथुरा। कहाँ मिलती है? मथुरा। और एक शाखा मिलती है इनकी उज्जैनी। कहाँ मिलती है? तो 5 जगह बढ़ गए थे, मतलब भागते रहे दौड़ते रहे, क्योंकि ना, और एक क्या थी भैया? नासिक। एक क्या थी? नासिक। तो 5 भारत में आता, तो 5 जगह बढ़ गए। पहली शाखा कहाँ गई? कंधार, क्योंकि जहाँ से घुसे थे हिंदुकुश पर्वत शाखा घुसे थे, तो कंधार शुरू हो जाता। कंधार कहाँ गया इस टाइम? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या है? कंधार। दूसरा ये घुसे तक्षशिला में, तो वहाँ रुक गए। तो तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। तीसरी जगह थी मथुरा। मथुरा कहाँ है? यूपी में। फिर कहाँ थी? उज्जैनी। तो उज्जैनी कहाँ भैया? ये उधर मालवा का हिस्सा आया मध्य प्रदेश में। कहाँ? मालवा में, मध्य प्रदेश में। मालवा का हिस्सा मध्य प्रदेश में, एक मालवा का पठार हो और मालवा का मैदान भी हो। तो मालवा का मैदान शायद पंजाब में हो और मालवा का पठार कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में घुस गए थे, समझ गए? तो वहाँ पर घुस गए। और चौथी क्या थी? नासिक। वो 5वीं क्या थी? नासिक। नासिक कहाँ जा? महाराष्ट्र में। तो कहाँ कहाँ बढ़ गई इनकी? 5 शाखा कहाँ कहाँ बढ़ गई? कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तो भाई 2 तो हमारे मतलब के हैं नहीं, हमें तो भारत में पढ़ना अभी फिलहाल। तो कौन कौन से हमारे मतलब के नहीं हैं? एक तो कंधार और एक पढ़ना हम किसे उज्जैन और नासिक। इसलिए डबल निशान लगा दिए, क्योंकि ये तो आ गई चीज़ लेकिन इनको पढ़ने गया। और व्हाट्सएप पर डबल का निशान का मतलब पढ़ लिए, तो इन्हीं तो पढ़ना हो। तो मथुरा, यानी कि एक ध्यान बात और रखियो, हमारे देश के राजाओं को क्या कहा जाता? सम्राट। क्या कहा जाता? जैसे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ये राजा कहा जाता, ये सम्राट कहा जाता है। और बादशाह किसे कहा जाता? मुगलों, समझ गए? तो ऐसे ही शक राजाओं को छत्रक कहा जाता। छत्रक क्या कहते होते? शक राजाओं को छत्रक, छत्रक कहा जाता। तो मथुरा जो मौजूदा भैया, ये जो मथुरा वाले बसे थे, मथुरा यूपी वालों को परेशान करते रहते। मथुरा में जो शक शासक बने थे भाई, भागे हुए थे, एक तो भागे हैं और ऊपर से कर रहे हैं परेशान। तो मथुरा में ये शक आके बसे थे यूपी के राजाओं को। भाई राजा यूपी में बहुत सारे रहे थे, क्योंकि एक हिस्सा बांट रखा था राजाओं में। तो इन्हें परेशान करे जाते। क्या करे जाते? परेशान। यूपी के राजाओं से झगड़ा करते रह तो क्या काम हुआ? एक बार एक यूपी के राजा ने क्या काम करा? मथुरा के राजा ने इस मालवा के राजा को हरा दिया और कह की उपाधि धारण कर ली उसने। इस हरा को, शकों को हरा को, मथुरा के शकों को किसने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने हराया? मथुरा को। मथुरा के जो शासक थे, मथुरा शक शासक, मथुरा शक क्या लिखा जा रहा है? मथुरा शक शासक, शासकों को, मथुरा शक शासकों को मालवा के शासक, किसना? मथुरा शक शासक को मालवा के शासक ने हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। नोट कर लीजिए। यानी जो मथुरा में शक घुसे थे, आपको मथुरा में रह रहे थे, यूपी के राजाओं को क्या कर रहे थे? परेशान। यूपी के राजाओं को परेशान कर रहे थे। एक बार इन्होंने क्या काम करना ना, जब हमने हिल इन्हें परेशान कर रहे हैं, तक राज कर लिया, क्यों ना मालवा पर भी आक्रमण करा जाए। कहाँ करा जाए? मालवा को आक्रमण। मालवा कहाँ रहा? मध्य प्रदेश में। जैसे हम आक्रमण करा, इन्होंने क्या काम करते? मालवा के राजा ने हरा दिया। और मालवा के राजा ने ना हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि ले ली उसने। इन्हें हरा दिया सबको को हराकर, और कौन सी उपाधि ले ली? विक्रमादित्य की। अब भैया नासिक में एक शक शासक थे। क्या थे? नासिक में भी कुछ शक शासक रुके थे, मैंने बताया था।
तो नासिक के जो शासक थे, ये इसको हराने के लिए भैया जीपीएस था, एक बता दो मैंने ना, जीपीएस। जो तुम्हारा नासिक में शासक था उसका नाम था नहापान। क्या नाम था? यानी नासिक का जो राजा था शकों का, उसका नाम क्या था? नहापान। नहापान ने क्या काम करा, कुछ हिस्सा कब्जाता रहा, बढ़ाता रहा। उन्होंने सोचा मेरे से बड़ा कौन है नहीं, तो उन्होंने क्या काम करा, कौन सा वंश पढ़ाया था मैंने तो लास्ट में, सातवाहन वंश या कर्ण वंश, नहीं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का जो शासक था जीपीएस, गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो गौतमी पुत्र शतकर्णी पे इसने आक्रमण कर दिया। उनने क्या काम करा, इसे ढंग से हरा दिया। क्या करा? जीपीएस ने क्या काम करा, ढंग से हरा दिया। जब ढंग से हरा दिया तो उनसे दूसरी बार भी हार गए। पहले किससे हारे? मालवा के शासक से। तो कौन से मालवा के शासक से हारे? मथुरा वाले। तो मथुरा वाला का चैप्टर क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। फिर नासिक वाले ने क्या काम करा, इनने कर दिया गौतमी पुत्र शतकर्णी पर आक्रमण, तो उसने भी हरा दिया। किसने हरा दिया? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने किसे हराया? नासिक के शासक नहापान को। बताई थी एक बात पहले। और उसको कैसा पता चला उसका? क्योंकि उस महाराष्ट्र में बताया था मैंने, वहाँ एक सिक्का मिला है जिसको जीपीएस को तो दिखाया गया खड़ा हुआ, और इसे क्या दिखाया गया, उसके पैरों में पड़ा। समझ गए? तो जीपीएस ने हरा दिया था गौतमी पुत्र शतकर्णी ने किसे हराया था? नहापान को। समझ गए? अब बचा कौन से? उज्जैनी। तो उज्जैन कहाँ जा भैया? मध्य प्रदेश और थोड़ा गुजरात के हिस्से टकरा रहे हैं। तो इसमें जो था, इसको जब गौतमी पुत्र शतकर्णी का जो वंशज आया, गौतमी पुत्र शतकर्णी का वंशज कौन सा था? बीपीपी कौन सा था? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी में तेरे बाप ने तो उसे हरा दिया था, नहापान को। इनने क्या काम करा, इनने जागो उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया? रुद्रदामन पर। किस पर कर दिया? रुद्रदामन कौन सा शासक था? शक शासक। जो उस पर आक्रमण कर दिया तो रुद्रदामन के हाथों वो हार गया। क्या हो गया? रुद्रदामन के हाथों वो हार गया। वो अपना आपको भी सोच रहा था कि भाई तेरे पूर्वज कर सको तो क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो वो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी किससे हार गया था? रुद्रदामन ने किससे हरा दिया था? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। कहाँ का शासक था रुद्रदामन? उज्जैनी का। कहाँ का था? उज्जैनी का। तो लेकिन हरा तो दिया, लेकिन हारने के बाद इनमें क्या हो गए थे? वैवाहिक संबंध बन गए थे। क्या हो गए थे? शादी वादी हो गई थी रुद्रदामन की, और क्या हो गया था? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक कौन सा था? रुद्रदामन। कहाँ का था? उज्जैनी का। हो गए तीनों। लेकिन इसके रुद्रदामन सबसे ज़्यादा फेमस रहा। कौन रहा सबसे ज़्यादा फेमस? रुद्रदामन। क्योंकि इसने गुजरात में, कहाँ का था? उज्जैनी, गुजरात में इनने क्या काम करा था? एक सुदर्शन झील थी। क्या थी? एक सुदर्शन झील। उसका पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का क्या करवाया था रुद्रदामन? पुनर्निर्माण। उस पर क्या लिखवाया था कि मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ। तो पुनर्निर्माण जब किसी चीज़ का करा रहे हों तो यानी कि वो किसी और ने बनाई होगी, क्योंकि एक बार निर्माण जो बनाता वो तो खुद निर्माण लिखता। लेकिन इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया उसका, पुनर्निर्माण करवाया। तो बनाई किसने थी? तो इसने लिखा था ये झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सरकारी खजाने पर बनाई गई थी। जैसे ये जितने भी तुम्हारे पुल बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े पुल बनते हैं सरकारी खजाने पे, सरकारी तो बनाओ। तो उस टाइम पर सबसे बड़ा शासक कौन था भारत का, अखंड भारत का? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य तो मैंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही आक्रमण हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। इसका पूरा जो झील क्या हो गई थी? बेकार हो गई थी, यानी इधर उधर से बेकार हो गई थी। इनने क्या काम करा? उसको सुधरवाया चारों तरफ से, तो उसका पुनर्निर्माण करा दिया। तो किसने कराया पुनर्निर्माण? रुद्रदामन ने। और जो कौन से अभिलेख में लिखवाया रुद्रदामन ने? जूनागढ़ अभिलेख। इस बात की जानकारी कहाँ मिली हमें? जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया था। और भाई इसका वे फिर एक बार फिर बेकार हो गई। क्या हो गई? फिर एक बार बेकार हो गई। तो इसका जो निर्माण कराया था फिर दूसरी बार इसकी मरम्मत जो काम कराई थी मरम्मत का स्कंदगुप्त ने। किसने कराई थी? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी झील एक बार फिर बेकार हुई। तो इस झील का पूरा द्वारा फिर से मरम्मत किसने कराई थी? स्कंदगुप्त ने। किसकी? सुदर्शन झील की। अब तुम जूनागढ़ जो अभिलेख मिला है किस भाषा में मिला? तो जूनागढ़ अभिलेख मिला हमारा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ? गुजरात में। समझ गए? इतनी सारी जानकारी मिल गई तुम्हें। उसके बाद
ये शक शासक धीरे धीरे कौन सा बचे रहता, भाई उज्जैनी का ही था ठीक ठाक शासक रुद्रदामन। लेकिन चंद्रगुप्त न आने के बाद, चंद्रगुप्त न आने के बाद शकों का समूल नाश कर दिया। शकों का किसी भी शक शासक को नहीं छोड़ा, सबका समूल जड़ से नाश कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त तो मौर्य बहुत पहले चला गया था इनसे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने समूल नाश किसका कर दिया? शकों का। पूरे भारत से क्या कर दिया? सफाया कर दिया। किसका? शकों का। और कह की उपाधि ले ली ना विक्रमादित्य। शकों का समूल नाश करने के बाद और यहाँ इसे हराने के बाद मथुरा के शासक को हराने के मालवा, ये कहाँ का शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय, मालवा का। किसे हराया था इन्होंने? शक शासक, मथुरा के शक शासक को। और सारे शासकों का क्या करते? विनाश। और विनाश करने के लिए कौन सी उपाधि ली? विक्रमादित्य। तो क्या बन गए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। क्योंकि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हो गया था, लेकिन इतिहासकारों ने क्या काम करा, जो इतिहास बना हुआ भाई एक नाम के अगर ले लेंगे सीक्वेंस तो हिल जाएंगे। तो फिर जो शुरू में पैदा हो गया था क्या रखते हैं? फर्स्ट। और जो दूसरी बार में पैदा हो सेकंड, फिर तीसरा को थर्ड। तो यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड था और लेकिन हराने के बाद क्या की उपाधि मिल गई? विक्रम की। तो विक्रम किसे कहते हैं? मतलब जो मतलब क्या करेजियस, जो साहसी हो उसे क्या कहा जा? विक्रम कहा जा। तो चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड को क्या कहा हिंदी में? द्वितीय, या संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वितीय। और विक्रम की उपाधि से मिलके हाथ हाथ तो क्या हो गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो क्या की उपाधि धारण मिल रही थी ना? विक्रमादित्य की। समझ गए? तो कल से गुप्त वंश पढ़ाया जाएगा। गुप्त वंश नहीं, इसके बाद पल्लव वंश पढ़ाया जाएगा। कुषाण गुप्त वंश अलग से कराया जाएगा। ठीक है।